चलिए उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। देखिए आज भाजपा का स्थापना दिवस है और इसके लिए उत्तराखंड में भी तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। ये मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने बरामद किए एयरगन और छर्रे, ये जानकारी है। और घर की छत और खाली जगह पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था मुर्तजा। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन और छर्रे। मुर्तजा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम, ये जानकारी है। और 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी रकम। मुर्तजा को कई दिन से नजर में रखे हुए थे एटीएस। संदिग्ध गतिविधियों को वॉच कर रही थी एटीएस। हमले से पहले शनिवार रात मुर्तजा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची थी एटीएस। मुर्तजा के न मिलने पर परिवार वालों से झूठ बोलकर लौट आई थी एटीएस की टीम। और इसी के बाद मुर्तजा ने जल्दबाजी में मंदिर पर हमला कर दिया था। ये देखिए बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एटीएस की टीम पहुंची हुई थी मुर्तजा के घर, लेकिन जब कुछ खास हाथ नहीं लगा तो मुर्तजा को बिना पाए टीम लौट गई थी। विवेक मेरे सहयोगी जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि एटीएस की टीम पहले भी गई थी, कुछ संदिग्ध खबरें थी उसको लेकर वो पहुंची थी और ये बात खुद कबूल की है मुर्तजा के पिता ने भी कि उसके घर 2-3 लोग आए थे और शायद वो हो सकता है कि वो एटीएस के लोग थे। बिल्कुल, यह सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले उनको बताई थी कि मुर्तजा के घर एटीएस की टीम पहुंची थी और एटीएस लगातार मुर्तजा पे नजर रख रही थी क्योंकि वो सस्पेक्टेड था उनकी निगाह में। और जिस तरह से वो लगातार आईएसआईएस, जाकिर नाइक और तमाम हिंसा भरे वीडियो जो मुजाहिदीन से संबंधित वीडियो हैं वो यूट्यूब और इंटरनेट पर देख रहा था, उससे एटीएस के पास जो नोटिफिकेशन पहुंच रहे थे, जो लिंक पहुंच रहे थे, उसकी जानकारी एटीएस के पास पहले से थी और उसकी निगहबानी लगातार की जा रही थी। और एटीएस शनिवार रात यानी रविवार रात जब 7:15 बजे उसने हमला किया है तो शनिवार की रात को एटीएस के 2 जवान उसके घर पर पहुंचे थे छानबीन करते हुए। क्योंकि मुर्तजा लगातार एटीएस की निगाह में था और यह भी पता चला था कि उसने 2 साल पहले से जो आईएसआईएस है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसके अकाउंट में रुपया भेजा था और ये मोटी रकम भेजी थी। एटीएस के लोगों ने मुर्तजा के पिता से कहा था, मुनीर से बात की थी और ये कहा भी था कि 35 लाख रुपए का कोई लोन है, उस सिलसिले में उससे बातचीत करनी है, उससे मुलाकात करनी है। तो ये मोटी रकम हो सकता है कि पूरा 35 लाख रुपया उसने आईएसआईएस को भेजा हो। अमाउंट अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हमले से पहले एटीएस को इस बात की खबर थी कि मुर्तजा ने आईएसआई को रकम भेजी है? देखिए, मुर्तजा लगातार आतंकी संगठनों के संपर्क में था और ये बात भी जानकारी में थी, लेकिन जिस तरह से उसके व्यवहार, जिस तरह से उस पर एक-एक कदम पर नजर रखी जा रही थी, एटीएस ये भांप नहीं पाई कि वो हमला करने वाला था क्योंकि उसके पास उस समय तक असलहे नहीं थे। एटीएस को सारी जानकारी थी कि वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके पास क्या है, किस तरह के असलहे हैं, कहां असलहों का इंतजाम हो सकता है, सारी जानकारियां थी। लेकिन हमले की जो बात है वो एटीएस भांप नहीं सकी। आपने देखा जिस तरह से उसने बाके और चाकू से हमला किया, वो कोई आतंकी नहीं करता है कभी और ऐसी किसी को अंदाजा भी नहीं होता है, कोई आभास भी नहीं लगा सकता कि इस तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति जाकर हमला करेगा और राइफल या बंदूक या असॉल्ट जो एम्यूनिशन हैं वो छीनने की कोशिश करेगा। इसीलिए एटीएस यहाँ पर जो उसको अगर हम फेल्योर कहें तो फेल्योर भी कहा जा सकता है कि एटीएस फेल हो गई और मुर्तजा ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हमला किया, बंदूक छीनने की कोशिश की, राइफल से गोलियां, अगर राइफल उसके हाथ में आ जाती, ये जो घायल जवान हैं उन्होंने भी ये बात कही थी जब उनसे व्यक्तिगत बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर राइफल उसके हाथ पे आ जाती तो भारी तबाही, खून खराबा हो सकता था। एटीएस यहाँ पर मुर्तजा के इरादों को भांपने में नाकाम रही। ये भी नहीं पता कर पाई कि वो अपनी छत पर लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, एयरगन से लगातार गोलियां चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि उसका निशाना सज जाए और निशाना चूक जाए। अपने घर की छत पर करता था और खुले स्थान पर करता था। लेकिन ये ठीक है विवेक, कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि इंटरनेशनल कनेक्शन इसके पीछे, आतंकी कनेक्शन हो सकता है और साजिश बहुत बड़ी की जा रही थी, लेकिन जल्दबाजी में उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो हर एक पहलू को जोड़ेंगी, उसके बाद जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस खबर पर हमारी नजर होगी क्योंकि रिमांड का दूसरा दिन आज है। अभी कई और खुलासे होंगे, कई राज खुलेंगे क्योंकि जो सबूत अभी मिले हैं वो संदेह
के घेरे में मुर्तजा को रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस की बात करते हैं। उत्तराखंड में भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे देहरादून के भाजपा महानगर कार्यालय में झंडारोहण होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9:15 बजे चौधरी फार्म पहुंचकर झंडारोहण करेंगे। सुबह 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा और स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा भी निकालने का प्लान है। बताया ये भी जा रहा है कि सीएम धामी अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में मौजूद थे सीएम धामी। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी, पीएम से मुलाकात की थी और आज जब स्थापना दिवस है तो वो अब से थोड़ी देर बाद देहरादून पहुंचने वाले हैं। और वहीं अब यूपी के बाद उत्तराखंड में धामी सरकार का एजेंडा सेट होने जा रहा है। जिस तरह से यूपी में योगी सरकार ने अपने 100 दिनों का वर्क प्लान सेट किया, ठीक उसी तरीके से धामी सरकार का भी वर्क प्लान सेट होगा। बिल्कुल, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को 100 दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। पहले की विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने का धामी सरकार के मंत्रियों का एजेंडा होगा। तो उत्तर प्रदेश में कार्य योजना तैयार हो चुकी है और उसी तरीके से देखिए उत्तराखंड के लिए भी प्लान हो रहा है। पहले की योजनाओं को धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने की तैयारी होगी। 100 दिनों का ये रोड मैप होगा कि आने वाले 100 दिनों में आप किस तरीके से काम करेंगे, हर विभाग का प्लान क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आने वाले 100 दिनों की कार्य योजना तैयार होगी। उत्तर प्रदेश में ये कार्य योजना कल तैयार हो चुकी है। हर विभागों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और उसके बाद निर्देश दिया जा चुका है कि किस तरीके से आने वाले 100 दिनों में आपको काम करना है। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की धामी सरकार का भी रोड मैप होगा। 100 दिनों का रोड मैप तैयार करेगी धामी सरकार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट के मंत्रियों को देनी होगी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथक टूटा है उत्तराखंड को लेकर। और जब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जनता ने मौका दिया है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, इसकी तैयारी होगी। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, अगले 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करनी होगी, क्या प्लान इस वक्त इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का? जय, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी अपने आगामी 100 दिन के जो विकास के एजेंडे हैं और 100 दिन के एजेंडे को लेकर चल रही है। और जितने भी धामी सरकार के मंत्री हैं आगे 100 दिनों के लिए जो पूर्व की विकास की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारकर एक एजेंडे लागू करने की कोशिश होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही अब उत्तराखंड सरकार चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 दिन का एजेंडा सेट हो गया है और उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी अगले 100 दिन को एजेंडे को लेकर चल रही है। क्योंकि पूर्व में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ योजनाएं हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं उतारी गई है। तो अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर अब जो पूर्व की योजनाएं थी जिनसे जनता का खासा ताल्लुक है, जिनसे जनता प्रभावित होगी, जनता को लाभ मिलेगा, ऐसी कई योजनाओं को लेकर 100 दिनों का एजेंडा सेट करके अब राज्य सरकार के मंत्री अपने कामकाज में जुट गए हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस इस 100 दिनों में देनी होगी, जिसके चलते सभी मंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया है। और आगे जितने 100 दिन होंगे उसमें अच्छी से अच्छी मंत्रियों की बेहतर परफॉर्मेंस हो, लोगों को विकास की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, तो यही प्राथमिकता धामी सरकार की होगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की करते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान सीमांत क्षेत्रों में हवाई सेवा को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। धारचूला हेलीपैड को अपग्रेड करने पर भी चर्चा हुई। रुद्रप्रयाग के जखौली में सैनिक स्कूल बनाए जाने पर भी विस्तार से बातचीत हुई। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और शाह से मुलाकात के दौरान राज्य के विकास को लेकर चर्चा की है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले 4 धाम यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई है पीएम से, क्योंकि पीएम की नजर होती है खासतौर पर 4 धाम यात्रा को लेकर और उत्तराखंड के विकास को लेकर। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से जब पुष्कर सिंह धामी मिले उस वक्त की तस्वीरें हैं, अमित शाह से मिले उस वक्त की तस्वीर और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पुष्कर सिंह धामी ने कुछ गिफ्ट किया है, वो देख रहे हैं आप। और अमित शाह से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री
पद की शपथ लेने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, आला कमान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कोरोना के दौरान बेसहारा हुए बच्चों को सहारा देने के लिए शुरू की गई वात्सल्य योजना की मियाद 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। हालांकि 2 साल में इस योजना के तहत कोरोना में अनाथ हुए तकरीबन 4000 बच्चों को गोद लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस योजना से नहीं जुड़ पाए। और इस संभावना को देखते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस योजना की मियाद 2 महीने और बढ़ा दी जाए, जिससे छूटे हुए बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके। बहुत जल्द जो है वात्सल्य योजना का एक कार्यक्रम करने के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि लगभग 2 महीने का समय इसमें हम लोग एक्सटेंड करें, ताकि कोई भी बच्चा यदि इससे अछूता रह गया है किसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या किसी हो सकता है गैर जानकारी के रिगार्डिंग, तो हमें अपील के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से उन बच्चों को 2 महीने का समय देते हुए उनको इससे वात्सल्य योजना से हम लोग जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दून अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। प्रदेश भर से देहरादून में जुटेंगे अस्पतालों से हटाए गए कर्मी और पूरे प्रदेश से करीब 1500 कर्मचारी हटाए गए हैं। और कोरोना की लहर के दौरान अस्पतालों में रखे गए थे ये तमाम कर्मचारी, सभी कर्मियों की फिर से नौकरी पर रखे जाने की मांग है। अस्पताल में ये कर्मचारी एग्रीमेंट पर रखे गए थे, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं तो इन्हें हटा दिया गया है, जिससे कि नाराजगी है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा एक दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम धामी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसका वो निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पलायन कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी वो प्लानिंग करेंगे। मुझे लगता है कि ये सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूँ, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जिसकी जो आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती से बड़ी खबर है। अपर जिला जज प्रथम को जेसीबी के सामने लेटना पड़ा महंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आचरण मानते हुए निलंबित कर दिया है और बस्ती जिले में तैनात रहे हैं अपर जिला जज प्रथम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेसीबी के सामने लेटना उनको महंगा पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आचरण मानते हुए उनको निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। बस्ती जिले में तैनात रहे हैं अपर जिला जज प्रथम और वो जेसीबी के सामने लेट गए थे, जिसके बाद से अब देखिए कार्रवाई किस तरीके से हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आचरण इसको माना है और गलत आचरण मानते ही उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा एक्शन भी आप कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। अब बस्ती जिले में अपर जिला जज प्रथम तैनात रहे हैं, उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो अपर जिला जज प्रथम को जेसीबी के सामने लेटना महंगा पड़ा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत आचरण मानते हुए निलंबित उन्हें कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है कोर्ट की तरफ से। बस्ती जिले में तैनात रहे हैं अपर जिला जज प्रथम, जो कि जेसीबी के सामने लेट गए थे, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया है। सतीश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये मामला पूरा क्या था? देखिए, ये अपर जिला जज हैं और बस्ती के हरैया के हरेवा शुक्ल गांव के रहने वाले हैं और सुल्तानपुर में इस समय एडीजे के पद पे पोस्ट हैं। तो अभी हाल ही में नहर की खुदाई चल रही थी और वहां पर इनकी जमीन है और अपनी जमीन पे इन्होंने नहर की खुदाई का काम रोक दिया और जेसीबी के सामने लेट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसको लेकर प्रशासन भी काफी परेशान हुआ और 2 दिन की काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से वहां नहर की खुदाई जबरदस्ती प्रशासन ने खुदवा दी। इसी को लेके तमाम तरह की वीडियो भी सामने आए और प्रशासन से तनातनी भी खूब एडीजे साहब की चली और ये मामला पूरा हाईकोर्ट के उच्च अधिकारियों ने देखा और उसके बाद अब जाके इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने भी एडीजी के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी थी। उसके बाद इसमें कार्रवाई हुई है और एडीजी को अब सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें सोनभद्र में अटैच कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करते हैं एटा की। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का हाल ऐसा है कि आप सुनेंगे तो अपने कानों पर आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ के मरीजों का कहना है कि उन्हें 1 अप्रैल से यहाँ खाना ही नहीं दिया जा रहा है, वो भूख के मारे तड़प रहे हैं। और अब आप सोचिए कि इस अस्पताल में कोई कैसे इलाज कराएगा जहां मरीज को खाना ही उपलब्ध ना हो। खाने के अलावा भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम है, बताया जा रहा है। तमाम जो सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, खाना भी यहां पर नहीं मिलता है, मरीज परेशान है, तीमारदार परेशान है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं अस्पताल प्रबंधन को लेकर। और अब बात पीलीभीत की करते हैं। यहाँ भी हाल कोई खास अच्छा नहीं है। यहाँ भी अवैध रूप से चल रहे नामचीन नर्सिंग होम को अधिकारियों के निरीक्षण के बाद सील कर दिया गया। और आपको बता दें कि अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के ही मरीजों का इलाज कर रहा है और मोटे पैसे ठगता है। उनसे पैसों की वसूली होती है, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। तो अवैध नर्सिंग होम को सील किया जा चुका है। इलाज के नाम पर यहाँ पर वसूली होती थी, कोई सुविधा नहीं मिलती थी। इसकी कई दफा शिकायत की गई थी मरीजों की तरफ से, तीमारदारों की तरफ से, जिसके बाद अवैध नर्सिंग होम को सील किया गया।